घर में हर तरफ चहल पहल थी। शादी का घर था। हर कोने में आवाजें गूंज रही थीं। कभी रसोई से बर्तनों की खनक सुनाई देती तो कभी आंगन से औरतों की हंसी की। मैं, अवनी, अपने कमरे में बैठी थी, लाल जोड़े में मेहंदी लगे हाथों को सहलाती। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, मगर दिल में कुछ बेचैनी भी थी। बाहर डेकोरेशन की लाइटें चमक रही थीं। गांव के छोटे छोटे बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर बारात के आने का इंतजार कर रहे थे। माँ बार बार अंदर बाहर आ रही थी। अवनी, चूड़ा पहन लिया? घूंघट ठीक है? मैं सिर हिला दी थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। मेरी सहेली रीमा बाहर खड़ी थी, आंखों से इशारे कर रही थी। वो मुझे राघव के नाम से चढ़ाती थी। राघव, जिससे मेरी आज शादी होने वाली थी, गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। ये रिश्ता भी उसी ने तय किया था। मैंने राघव को कभी नहीं देखा था, बस इतना सुना था कि वो सीधा साधा और मेहनती लड़का है। ये रिश्ता मेरे पापा के दोस्त के बेटे का था। पापा किसान थे, मगर मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। 8वीं के बाद गांव में स्कूल नहीं था। मैंने पापा से कितनी जिद की थी कि शहर भेज दो। उन्होंने शर्त रखी, जहां मैं कहूंगा वहीं शादी करनी होगी। मैंने मान ली। पापा ने सबकी बातों को अनसुनाकर मुझे शहर भेजा। गांव वाले कहते, लड़की को इतना पढ़ा लिखा दिया, कल को नाक कटवा देगी। लेकिन पापा को मुझ पर भरोसा था। मैं हर महीने घर आती और हर बार वही ताने, मगर पापा हर बार चुप। इंटर पास करते ही पापा ने आनंद फानन में मेरी शादी तय कर दी। मैंने कभी सवाल नहीं किया, न राघव को देखा, न उसके बारे में कुछ पूछा। मैं बस पापा की खुशी चाहती थी। आज वही दिन था। बारात के आने की आवाज़ कानों तक पहुंची तो मेरी खुशी बढ़ी। मगर अचानक दरवाज़ा खुला। माँ अंदर आईं। उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास आकर बैठ गईं। अवनी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। जी मम्मी। तुम 5 साल शहर के हॉस्टल में रही हो, वहाँ किसी से कोई। उनकी आवाज़ रुक गई। मैं चौंक गई। मम्मी, आप क्या कह रही हैं? माँ की आंखें भर आईं। अवनी, आज यहाँ सबके सामने तुम्हारे पवित्र होने का इम्तिहान देना है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हारे पापा और मैं जीते जी मर जाएंगे। मैं अवाक रह गई। मम्मी, मैंने उनकी हथेली पकड़ ली। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कभी बुरी संगत का असर अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। मैंने किसी को छूने तक नहीं दिया। मैं वही अवनी हूँ जो आपके सामने थी। माँ ने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं जानती हूँ बेटी, मगर ये समाज। मैंने उनकी पीठ पर हाथ रखा। मम्मी, आप मुझ पर भरोसा रखें, सब ठीक होगा। माँ चली गईं, लेकिन उनके जाने के बाद मेरा मन कांप उठा। मेरे पवित्र होने का इम्तिहान, ये शब्द बार बार दिमाग में गूंजने लगे। क्या सचमुच कुछ होने वाला था? मैंने खिड़की से बाहर देखा। पापा आंगन में खड़े थे। उनके चेहरे पर बेचैनी थी। चाची और दादी एक कोने में बैठी फुसफुसा रही थीं। लड़की तो पढ़ी लिखी है, पता नहीं कैसी निकले। हाँ बहन, देखा है जमाना कैसा है। उनकी बातें मेरे कानों तक आ रही थी। मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। तभी रीमा कमरे में आई। अरे अवनी, तू तैयार है ना? बाहर सब तेरा नाम ले रहे हैं। मैंने उसे हल्की मुस्कान दी। हाँ, तैयार हूँ। रीमा ने मुझे गौर से देखा। तू परेशान लग रही है। कुछ नहीं। रीमा पास आकर बोली। अवनी, देख, राघव अच्छा लड़का है, मैंने सुना है। तू टेंशन मत ले, सब अच्छा होगा। मैं चुप रही। बाहर बारात आ चुकी थी। ढोल ताशे की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी थी। तभी पापा आए। उन्होंने मेरी ओर देखा। उनके होंठ कांप रहे थे। बेटी, आज सबकी नज़रें हम पर हैं। तू हमें शर्मिंदा मत करना। उनके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभे। पापा, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर झुका लिया। मुझे पता है, लेकिन। तभी दादी अंदर आईं। क्या फुसफुसाहट हो रही है? लड़की तैयार है ना? पापा ने सिर हिलाया। हाँ, तैयार है। दादी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। अरे, घूंघट और गहरा कर दे। पढ़ाई लिखाई में लड़कियां बिगड़ जाती हैं। पता नहीं आजकल क्या चल रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा। शादी की रस्में शुरू हुईं। मैं मंडप में बैठी थी। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। सामने राघव बैठा था। पहली बार मैंने उसे देखा। वो साधारण मगर सच्चा दिखता था। मगर मेरे मन में माँ के शब्द गूंज रहे थे। इम्तिहान देना है। रात गहराती गई।
शादी की सारी रस्में पूरी हो गई। मुझे विदा करने का समय आ गया। माँ मुझे गले लगाकर रोने लगी। बेटी, तू हमें बदनाम मत करना। मैंने उनके कान में कहा, माँ, मैं साफ हूं, आप चिंता मत करें। मगर उनके चेहरे पर अब भी डर था। राघव के साथ मैं उसकी गाड़ी में बैठी। गांव की औरतें ताने मार रही थीं। देखो, पढ़ी लिखी दुल्हन जा रही है। देखे, ससुराल में कैसी निकले। राघव ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में भी एक सवाल था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ससुराल पहुंचते ही माहौल बदल गया। वहां सास खड़ी थी, गंभीर चेहरे के साथ। आ गई दुल्हन, उन्होंने सूखे स्वर में कहा। मैंने उनके पैर छूले। जी माँ जी। उन्होंने मेरी ओर देखा। पढ़ी लिखी है ना? चलो देखते हैं कैसी संस्कारी है। उनकी आवाज में तंज था। बगल में खड़ी चाची फुसफुसाई, पता नहीं कैसी लड़की लाए हैं। मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे किसी बड़ी परीक्षा में बैठी हूं। रात को कमरे में मैं अकेली थी। राघव थी चुप था। वो धीरे से बोला, अवनी, मैं जानता हूं लोग बातें करते हैं। तू चिंता मत कर, मैं तुझे समझता हूं। उसके शब्द सुनकर मेरी आंखें भर आईं। राघव, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे पता है, उसने हल्की मुस्कान दी। कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। मगर मेरे मन में ये सवाल बार बार गूंज रहा था। कल सुबह क्या होगा? किस इम्तिहान की बात सब कर रहे हैं? गाड़ी से उतरते ही मेरे पैरों तले जमीन कांपने लगी। ससुराल का आंगन बड़ा तो था, मगर वहां हर चेहरा मुझे परख रहा था, जैसे सब मेरे भीतर झांक लेना चाहते हों। सास ने मुझे अंदर बुलाया। उनके स्वर में गर्मजोशी की जगह ठंडापन था। दुल्हन, आओ, पहला कदम घर में रखो। लेकिन ध्यान रहे, ये घर पढ़ाई लिखाई के नखरों का नहीं, संस्कारों का है। मैंने घूंघट और गहरा कर लिया। बगल में खड़ी चाची ने धीमे स्वर में कहा, देखना बहन, ये पढ़ी लिखी दुल्हन है, कहीं पलटकर जवाब न दे दे। दादी ने भी ताना कसा। हाँ, आजकल की लड़कियां किताबों से ज्यादा बातें सीख लेती हैं। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल और बैठ गया। पहली रात का डर। शादी की रस्में खत्म होते होते रात हो गई थी। मुझे राघव के कमरे में भेज दिया गया। कमरे में हल्की रोशनी थी। राघव बिस्तर पर बैठा था। मुझे देखते ही मुस्कुराया। आओ अवनी। मैंने धीरे से घूंघट उठाया। उसके चेहरे पर सादगी थी। उसने मुझे पास बैठने का इशारा किया। डर मत, मैं जानता हूं बाहर सब क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं तुझे समझता हूं। मैंने कांपते स्वर में कहा, राघव, ये सब इम्तिहान की बात क्यों कर रहे हैं? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि क्योंकि यहाँ की औरतें, खासकर माँ और दादी, ये मानकर चलती हैं कि शहर में पढ़ने वाली लड़की बिगड़ जाती है। वो कल सुबह तुझसे सबके सामने तेरी साफ गोई साबित करवाएंगी। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मतलब ये कि कल सुबह सबकी निगाहें तुझ पर होंगी। तेरा हर व्यवहार, हर हाव भाव, यहाँ तक कि तेरा चेहरा भी जांचेंगी। और अगर किसी को जरा भी शक हुआ तो तू सवालों के घेरे में आ जाएगी। मेरे होंठ कांप गए। तो क्या ये घर मुझे स्वीकार नहीं करेगा? राघव ने मेरी हथेली थाम ली। मैं तेरे साथ हूं, बस तू हिम्मत मत हार। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह का इम्तिहान। सुबह होते ही मैं तैयार होकर आंगन में आई। वहां पूरा परिवार बैठा था। सास, दादी, चाचा चाची, यहाँ तक कि गांव की 2-3 औरतें भी। सास ने मुझे घूरते हुए कहा, दुल्हन, इधर आओ। मैंने चुपचाप उनकी बात मानी। उन्होंने सवाल किया, तुम शहर में 5 साल रहीं, कौन कौन से लड़कों से तुम्हारी दोस्ती थी? मेरी सांस अटक गई। कोई नहीं माँ जी, मैं पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी। दादी हंस पड़ी। अरे बहन, कौन मानता है, शहर की हवा लगी है, जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। चाची ने भी जोड़ दिया, हाँ, और आजकल तो लड़कियां फोन पर बातें करती रहती हैं। मैंने संयम रखते हुए कहा, मेरे पास फोन नहीं था, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। सास ने फिर सवाल दागा, तो तुम कह रही हो कि तुम बिल्कुल साफ हो? मैंने सिर झुका लिया। जी। उनकी आंखों में शक अभी भी था। ठीक है, देखेंगे आने वाले दिनों में। यहां अगर जरा सी भी गलती हुई तो पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। उनके शब्दों ने मेरे दिल में गहरी चोट पहुंचाई। रसोई का पहला दिन। शादी के अगले दिन मुझे रसोई में भेजा गया। सास ने आदेश दिया, आज बहू पहली बार खाना बनाएगी, देखेंगे कितनी संस्कारी है।
मैंने एप्रन बांधा और काम शुरू किया, लेकिन चाची फुसफुसाकर दादी से बोली, देखना, ये तो शहर में पढ़कर आई है, रो की बेल भी पाएगी या नहीं। मैंने सब सुना मगर चुप रही। मैंने जल्दी जल्दी सब्जी काटी, आटा गूंधा। राघव पास ही खड़ा था। उसने हल्की आवाज में कहा, घबराना मत, मैं मदद कर दूं? मैंने उसकी ओर देखा। नहीं, अगर किसी ने देखा तो कहेंगे बहू निकम्मी है। मैंने जैसे तैसे रोटियां बनाईं। गोल तो नहीं थी मगर अधपक्की भी नहीं थी। सास ने चखकर कहा, पहली बार के लिए ठीक है, लेकिन ध्यान रहे घर में लापरवाही नहीं चलेगी। चाची हंस पड़ी। बहन, पढ़ाई से रोटियां थोड़े बनती हैं। सास ने तिरछी नजर से मुझे देखा। शहर में जो सीखा है उसे भूल जाओ, यहां सिर्फ घर संभालना है। उनकी बातों से मुझे लगा जैसे मेरी पढ़ाई, मेरी मेहनत सब बेकार थी। घर की राजनीति। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ये घर बाहर से जितना साधारण दिखता है, अंदर से उतना ही जटिल है। दादी का मानना था कि बहू को हर हाल में सिर झुकाकर रहना चाहिए। सास चाहती थी कि घर की सारी जिम्मेदारी मैं संभालूं, मगर उनकी शर्तों के हिसाब से। चाची को हमेशा जलन रहती थी कि मैं पढ़ी लिखी हूं और शायद घर में सबका ध्यान खींच लूं। चाचा बीच बीच में मेरी तरफदारी करते मगर खुलकर कुछ नहीं कहते। राघव मुझे ढांढस देता रहता, मगर अकेले वो सबको रोक नहीं सकता था। पहला टकराव। एक दिन चाची ने रसोई में नमक की डिब्बी छुपा दी। जब मैं सब्जी बना रही थी तो नमक नहीं मिला। मैंने सोचा बाद में डाल दूंगी, लेकिन जैसे ही खाना परोसा गया, सबने शोर मचाया। ये क्या बेस्वाद खाना बनाया है? बहू को तो नमक डालना भी नहीं आता। सास ने ताना मारा, देखा, यही पढ़ाई का नतीजा है। किताबें पढ़ ली लेकिन रसोई नहीं संभाली। मैंने कांपते स्वर में कहा, मां जी, मैंने नमक रखा था, लेकिन। चाची तुरंत बोली, अरे मैंने खुद देखा, नमक डिब्बी में था, बहू ने ध्यान ही नहीं दिया। सबकी नजरें मुझ पर थीं, मैं चुप रह गई। राघव बोला, माँ, गलती हो जाती है, इतना बड़ा मसला बनाने की जरूरत नहीं। सास ने उसे डांट दिया, तू बीच में मत बोल, औरतों के काम में औरतें ही समझे। मैंने अंदर से कसम खाई कि अब कभी बहाना नहीं दूंगी। उस रात मैं आंगन में बैठी थी, तभी मुझे चाची और दादी की बातचीत सुनाई दी। बहन, अगर ये बहू यहां ज्यादा दिन रही तो सबका सिर घुमा देगी। पढ़ी लिखी वाली है, कल को घर पर हक जताने लगेगी। हाँ, और सुन, गांव की औरतों को भी यही कहेंगे कि ये शहर से कलंक लाकर आई है। धीरे धीरे सब इसके खिलाफ हो जाएंगे। मेरे कानों में जैसे आग भर गई। मतलब ये सब लोग मेरे खिलाफ माहौल बना रहे थे। राघव का साथ। मैंने रोते रोते सब राघव को बताया। वो गुस्से से बोला, ये सब तुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तू डरी मत, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन राघव, अगर सब मुझे ही गलत साबित कर दें तो? उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तो मैं सबके सामने कह दूंगा कि तू निर्दोष है। मैं तुझे किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। उसके शब्दों से मुझे थोड़ी ताकत मिली। नया मोड़। कुछ ही दिनों बाद घर में एक और तनाव शुरू हुआ। चाचा का बेटा विवेक शहर से पढ़ाई करके लौटा। वो मेरी तरफ अलग ही नजरों से देखता था। उसकी निगाहों में अजीब सी चमक होती थी। एक दिन उसने अकेले में मुझसे कहा, भाभी, आप सच में बहुत समझदार हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ का पूरा माहौल बदल सकता है। मैंने चौंककर उसकी ओर देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि आप पढ़ी लिखी हैं, आप गांव की औरतों को पढ़ा सकती हैं, उन्हें जागरूक बना सकती हैं। लेकिन उसने रुककर कहा, इसके लिए आपको घर वालों का विरोध सहना पड़ेगा। उसकी बात ने मेरे मन में नई आग जलाई। क्या मैं सचमुच यहाँ बदलाव ला सकती हूँ? लेकिन तभी सास की आवाज आई, बहू कहाँ हो? मैं घबरा गई और वहां से चली गई। दूसरा इम्तिहान। एक हफ्ते बाद घर में एक और तनाव शुरू हुआ। धार्मिक कार्यक्रम रखा गया। गांव की औरतें आईं, सब मेरी ओर देख रही थीं। सास ने ऊंचे स्वर में कहा, ये है हमारी बहू, शहर से पढ़कर आई है लेकिन संस्कारों में पली है। आज सबके सामने साबित करेगी कि वो कितनी योग्य है। उन्होंने मुझे श्लोक पढ़ने के लिए कहा। मैं कांपते हुए आगे बढ़ी। सबकी आंखें मुझ पर थीं। मैंने धीरे धीरे संस्कृत के श्लोक पढ़े। सब हैरान रह गए। गांव की औरतें बुदबुदाईं, वाह, बहू तो सचमुच पढ़ी लिखी है, संस्कार भी जानती है।
सास का चेहरा तमतमा गया। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं सफल हो जाऊंगी, लेकिन साजिश जारी। कार्यक्रम के बाद चाची ने दादी से कहा, देखा, लोगों ने इसकी तारीफ कर दी, अब तो इसका घमंड और बढ़ेगा। दादी ने कहा, घबराओ मत, अभी असली खेल बाकी है, देखना, हम सबके सामने इसका पर्दाफाश करेंगे। उनकी बातें सुनकर मुझे समझ आ गया कि असली तूफान अभी आने वाला है। सुबह की पहली किरण आंगन में बिखरी थी। मैं चौके में खड़ी रसोई का काम निपटा रही थी, मगर मन कहीं और भटक रहा था। पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया था। सास, दादी और चाची तीनों हर वक्त मुझ पर निगाह रखती, मेरी हर छोटी गलती को बड़ा मुद्दा बना देती। राघव मेरा साथ देता, मगर वो अकेला सबके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। चाचा चुप रहते, जबकि विवेक की बातें मेरे मन को विचलित कर रही थी। उसने जो कहा था, आप बदलाव ला सकती हैं, वो सच था, लेकिन उसकी आंखों में मुझे कुछ और भी दिखता था, कुछ ऐसा जो मुझे असहज करता। एक दिन दादी ने सबको आंगन में इकट्ठा किया। सुनो सब लोग, हमारी बहू को शहर से पढ़कर लाए हैं। सब कहते हैं ये संस्कारी भी है। अब हम इसे एक असली इम्तिहान में डालेंगे, तभी पता चलेगा कि ये इस घर के लायक है या नहीं। सास मुस्कुराई। हाँ मां जी, सबको साफ हो जाना चाहिए। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन सा इम्तिहान दादी? उन्होंने मेरी तरफ तिरछी नज़र से देखा। पूरे गांव के सामने तुझे साबित करना होगा कि तू इस घर की इज्जत बढ़ाने लायक है। आने वाले मेले में हम तुझे गांव की औरतों के सामने खड़ा करेंगे। वहां तू सबके सवालों का जवाब देगी। अगर तू चूक गई तो समझ लेना, इस घर का दरवाज़ा तेरे लिए बंद। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव ने विरोध किया। दादी, ये क्या नाटक है? ये कोई प्रतियोगिता थोड़े है। दादी गरजी, चुप, बहू को ही साबित करना होगा। अगर ये सचमुच साफ है तो डरने की क्या बात? सारा घर खामोश हो गया। मेले तक के दिनों में सास और चाची ने मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी। कभी बर्तन धुलवाते धुलवाते रात कर देती, कभी रसोई में अतिरिक्त काम दे देती, कभी ताने कसती। देखते हैं पढ़ी लिखी बहू मेले में क्या जलवा दिखाती है। मैं थक जाती, मगर हार मानने का सवाल नहीं उठता था। एक रात चाची और सास की फुसफुसाहट मैंने सुनी। इस बहू को मेले में सवाल पूछकर नीचा दिखाना है। हाँ, औरतें भी हमारी तरफ हैं, हम ही उन्हें कहेंगे कि इसके अतीत पर सवाल करें। मेरा दिल धक धक करने लगा। मेले से एक दिन पहले विवेक ने मुझे आंगन में रोका। भाभी, आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। मैंने कहा, मगर सब तो मेरे खिलाफ हैं। वो पास आकर बोला, क्योंकि वे सब डरते हैं कि आप पढ़ी लिखी हैं, पर मैं जानता हूं कि आप जैसी बहू इस घर की किस्मत बदल सकती है। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं पीछे हटते हुए कहा, विवेक, तुम मेरी ननद भाभी की मर्यादा भूल रहे हो। उसने धीरे से कहा, मर्यादा तोड़नी पड़ेगी भाभी। अगर आप मेरे साथ हों तो हम दोनों घर को अपने तरीके से चला सकते हैं। मेरे कान लाल हो गए। बस करो विवेक, ये गलत है। मैं तुरंत वहां से चली आई। दिल में एक डर समा गया, अगर विवेक में मेरे खिलाफ झूठी बातें फैला दी तो? गांव का मेला हर साल धूमधाम से लगता था। इस बार भी रंग बिरंगे झूले, मिठाइयों की दुकानें, खेल तमाशे, सब कुछ था। लेकिन मेरे लिए ये दिन किसी युद्ध से कम नहीं था। सास और दादी ने सबके सामने घोषणा की, आज हमारी बहू अवनी सबके सवालों का जवाब देगी। तभी तय होगा कि वो इस घर की इज्जत बढ़ा सकती है या नहीं। गांव की औरतें इकट्ठा हो गई, सबकी आंखें मुझ पर थीं। पहला सवाल आया, बहू, तुम 5 साल शहर में रहीं, वहां किसी लड़के से रिश्ता तो नहीं था? मैंने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैंने सिर्फ पढ़ाई की। मेरे माँ बाप का भरोसा मेरे लिए सबसे बड़ा था। कुछ औरतें सर हिलाने लगीं। दूसरा सवाल, तुम पढ़ी लिखी हो, क्या घर गृहस्थी संभाल पाओगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पढ़ाई ने मुझे सिर्फ किताबें नहीं, जिम्मेदारी भी सिखाई है। मैं घर भी संभाल सकती हूँ और समाज की औरतों को भी आगे बढ़ा सकती हूँ। तालियां बजने लगी। सास का चेहरा उतर गया। तभी अचानक विवेक खड़ा हो गया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सभी उसकी ओर देखने लगे। भाभी ने मुझसे शहर के दिनों की बातें छुपाई हैं। वो मुझसे कह रही थी कि वहां उनके कई दोस्त थे। पूरा माहौल सन्न रह गया। औरतें फुसफुसाने लगी, अरे ये क्या? तो सच में कुछ छुपा रही थीं? मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा।
सास गरजी, देखा, हमने पहले ही कहा था, शहर की हवा लगी है। मैंने विवेक की ओर देखा। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? राघव आगे आया। बस विवेक, तू झूठ बोल रहा है। अवनी ने मुझे सब बताया था। उसने तेरी गलत नियत ठुकराई थी। गांव वाले चौंक गए। राघव ने ऊंची आवाज में कहा, हाँ, सच ये है कि विवेक मेरी पत्नी पर बुरी नजर डालता है। अवनी ने हमेशा उसका विरोध किया और आज वो इसे बदनाम करने आया है। विवेक के चेहरे का रंग उड़ गया। चाचा ने गुस्से में थप्पड़ मारा। नालायक, तूने पूरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। गांव वाले भी विवेक को धिक्कारने लगे। अब सबकी नजरें मेरी ओर थीं। मैंने साहस जुटाकर कहा, मैं गांव की बेटी हूं। मैंने पढ़ाई सिर्फ अपने माँ बाप की शान बढ़ाने के लिए की। अगर मैं यहाँ आई हूं तो इस घर की इज्जत भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर मेरी नीयत पर बार बार शक किया जाएगा तो मैं कैसे जी पाऊंगी? गांव की औरतें मेरे पक्ष में खड़ी हो गईं। बहू सच बोल रही है। इसका चेहरा साफ है, आंखों में सच्चाई है। दादी चुप हो गई। सास का चेहरा झुका। पापा भी वहीं मौजूद थे। उनकी आंखों में आंसू थे। मेरी बेटी ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। मुझे उस पर गर्व है। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। विवेक को गांव से बाहर भेज दिया गया। सास और दादी को अपनी गलती माननी पड़ी। उन्होंने पहली बार मुझे खुले दिल से स्वीकार किया। चाची भी चुप हो गई। सबसे बड़ी बात, गांव की औरतें मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछने लगी। बहू, हमें भी पढ़ना सिखाओ। हम भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। मैंने ठान लिया कि अब मैं सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि गांव की औरतों की साथी भी बनूंगी। एक शाम में आंगन में बैठी थी। राघव पास आया और बोला, अवनी, तूने सचमुच सबका दिल जीत लिया। आज तूने साबित कर दिया कि पढ़ाई से बहू बिगड़ती नहीं, बल्कि और मजबूत बनती है। मैंने उसकी ओर देखा, और तूने साबित किया कि अगर पति साथ दे तो औरत हर तूफान झेल सकती है। हम दोनों की आंखों में चमक थी। दादी धीरे धीरे पास आईं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। बेटी, हमें माफ कर देना। हम तुझ पर शक करते रहे। तू सचमुच इस घर की शान है। मेरे आंसू बह निकले। दादी, अब सब ठीक है। बस आप मुझे अपनी बेटी मान लीजिए। और दादी ने मुझे गले से लगा लिया। अवनी का असली इम्तिहान खत्म हो चुका था। उसने साबित कर दिया था कि पढ़ाई और संस्कार दोनों साथ चल सकते हैं। सास बहू की खींचतान, चाची दादी की साजिशें और विवेक की बुरी नीयत, सब पर उसकी सच्चाई भारी पड़ी। अब वो सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। औरत की ताकत उसकी पवित्रता या चूल्हे तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसके हौसले और सच्चाई में होती है। सास बहू के रिश्ते में जब भरोसा आ जाता है तो घर स्वर्ग बन जाता है। पढ़ाई और संस्कार विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं।